नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्वीन व्हील ऑफ जीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार शुक्ला। आज 12 मई है, तो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, वो सभी मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको ऐसे ही लेटेस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और दैनिक करंट अफेयर्स मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर ने सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि दोस्तों, अब कौन सा ऐसा शहर है जहां पे अब कैश पेमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यहां पे ऐसा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने ये कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए वहां पे ये फैसला लिया है, क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद में गुजरात में 5000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। तो वहाँ की सरकार ने, राज्य सरकार ने फैसला किया है। इस अनुबंध में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किया है। अहमदाबाद में 5000 से ज़्यादा नोवेल कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद में कोरोना का सबसे अधिक कहर है। सरकार ने यहाँ पर पहले भी सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। यहाँ पर होम डिलीवरी पर रोक लगाई जा चुकी थी। ऐसे में अब यहाँ 15 मई से सामानों की होम डिलीवरी होनी शुरू होनी है। ऐसे में नगर निगम ने कैश ऑन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। अब यहाँ सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही होगा। किराना सामान ही मंगवाया जा सकेगा। सब्जियाँ, दूध, फल और किराने के सामान की उन 17,000 दुकानों पर भी यह नियम लागू होगा जो अहमदाबाद नगर निगम के दायरे में आती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर कैश बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ, मतलब रेगुलर सिंगल जज बेंच, कब से सुनवाई करेगी। तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग भी हैं अभी तक। तो उन सभी को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि अब वहाँ पर नियमित एकल जज पीठ भी रेगुलर सुनवाई करेगी, ताकि उन पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। देखिए दोस्तों, पेंडिंग केस जल्द से जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई से सिंगल जज बेंच की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार होगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियमित सिंगल जज बेंच का प्रावधान नहीं था। इससे पहले सिंगल जज बेंच का प्रावधान नहीं था। देखिए दोस्तों, पिछले साल नियमों में यह बदलाव हुआ था। सिंगल जज बेंच 7 साल तक की सज़ा के मामले में जमानत या अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अभी तक ऐसे मामलों में जो 2 जजों की बेंच सुनवाई करती थी, पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव कर सिंगल बेंच को मंजूरी दे दी। अब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने बुधवार 13 मई से सिंगल जज बेंच की शुरुआत का फैसला किया है। देखिए दोस्तों, 1970 के दशक तक केवल छुट्टियों में ही बैठती थी सिंगल बेंच। तो अब वह रेगुलर बैठेगी, मतलब कि प्रतिदिन सिंगल बेंच सुनवाई करेगी, ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करके उनको निपटाया जा सके। ठीक है दोस्तों, देखिए, इससे पहले 1970 के दशक में छुट्टियों के समय में ही जरूरी मामलों के अंतरिम आदेश के लिए सिंगल जज की बेंच बैठती थी, और बाद में 2 या 3 जजों की बेंच नियमित सुनवाई करती थी। इसका एक उदाहरण भी है बहुत मशहूर। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट
में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी इंदिरा गांधी मामले में इस तरह फैसला दिया था और अयोग्यता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी, तो 1970 के दशक तक केवल छुट्टियों में ही सिंगल बेंच की सुनवाई होती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की नियमित बेंच का गठन कोर्ट के इतिहास में पहली बार किया गया है। अर्थात इससे पहले सिंगल बेंच का गठन इससे पहले नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कितने पेंडिंग केसेस हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कानून मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 2019 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 11.5 लाख पेंडिंग केसेस थे, मतलब 11.5 लाख पेंडिंग केसेस पड़े थे। कोरोना संकट की वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 13 मई से सिंगल एकल जज बेंच भी इसकी नियमित सुनवाई करेगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया, वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला हैं? तो दोस्तों, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने कल ही अर्थात कि 11 मई को उन्होंने संन्यास ले लिया है। वो क्यों संन्यास लिया ये भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दीपा देश के लिए पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने खेल को अलविदा कहा है। देखिए दोस्तों, उन्होंने हाल में ही पैरालंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके तहत उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो खेल से संन्यास ले रही हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई एक व्यक्ति एकाधिक पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट के कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि नेशनल स्पोर्ट कोड के मुताबिक वहाँ का ये रूल है कि एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक मतलब एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, जिसके तहत उनको दीपा मलिक जी को ये फैसला लेना पड़ा है कि अब वो खेल से संन्यास ले रही हैं। इसी नियम का हवाला देते हुए मलिक ने संन्यास लिया है। दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्हें पिछले साल खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न भी मिला था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल रत्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, ये कोरोना की वजह से लगभग हर देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था सबकी बहुत निम्न स्तर पर आ चुकी है। ऐसे में सऊदी अरब ने टैक्स लगा दिया है। तो इसको देखते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स अर्थात वैट की दर 5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। नई टैक्स दर 1 जुलाई से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भत्ते भी रोक दिया है, ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। तेल के धनी सऊदी को कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद तेल की गिरी हुई कीमतों के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। दोस्तों, दुनिया के हर देशों में लगभग लॉकडाउन की वजह से सऊदी अरब से तेल का जो है आयात बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब को बहुत घाटा हुआ है, जिसकी वजह से उसने फैसला लिया है और टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, सऊदी अरब ने 2 साल पहले ही वैट लागू किया था। इसे लागू करने के पीछे सऊदी अरब की मंशा थी कि दुनिया भर के कच्चे तेल की बाज़ारों में अपनी निर्भरता को कम करे। बजट का 87% हिस्सा पेट्रोलियम सेक्टर से सऊदी अरब किंगडम के सालाना बजट का 87% हिस्सा पेट्रोलियम सेक्टर से आता है। मतलब कि उसका जो बजट है
उसका सालाना बजट है उसका 87% उसके जो पेट्रोलियम सेक्टर से आता है, जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हर देश में लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल का जो है आयात बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से उसने ये फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से ही अपने ही जहाज़ पर मिसाइल चला दी, जिससे 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? देखिए दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान 10 मई को यह हादसा हुआ है। ओमान की खाड़ी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जहाज़ के लाइट सपोर्ट से टकराई। यह सैन्य अभ्यास हार्मुज स्ट्रेट के पास हो रहा था। मिसाइल को युद्धपोत जामरान से छोड़ा गया था। टारगेट प्रैक्टिस के दौरान जहाज़ मिसाइल के संपर्क में आया, क्योंकि इस दौरान टारगेट और जहाज़ के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था। तो ऐसे में ईरान की गलती की वजह से उसने अपने ही जहाज़ पे मिसाइल चला दी, जिसकी वजह से वहाँ पे 19 लोगों की मौत हो गई। देखिए दोस्तों, ईरान के बारे में कुछ और जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयातुल्लाह अली खुमैनी। राजधानी है तेहरान। मुद्रा है ईरानी रियाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 तक 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, इस महामारी के बीच 10 मई को केंद्र सरकार ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन सागर। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, मिशन सागर। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, मिशन सागर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, मिशन सागर का उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरोस देश से खाद्य पदार्थों तथा कोविड-19 के लिए ज़रूरी आयुर्वेदिक दवाओं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति करना है। इंडियन नौसेना ने अपने केसरी जहाज़ को इस मिशन के लिए तैनात किया है। मिशन सागर ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के साथ मिशन सागर को घनिष्ठता के तहत तैनात किया गया है। अब दोस्तों, सागर क्या है ये भी जान लेते हैं। इंडिया ने 2015 में हिंद महासागर के बीच एक विजन की शुरुआत की, जिसे सागर कहते हैं। सागर की फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने 8 मई को स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, ये चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ थी, जिस पर WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी मिलकर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इसका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40वीं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। दरअसल मई 1980 में 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। दुनिया और उसके सारे लोग चेचक से लड़ाई जीत चुके थे। उस समय तक दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा, जब 1967 में WHO का चेचक उन्मूलन अभियान शुरू हुआ था, तब देशों ने डाक टिकटों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया था। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता
एकजुटता की पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के महासंघ हैं नरेंद्र बत्रा, जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो देखते हैं कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मई 2021, अर्थात 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बढ़कर कब तक हो गया है, मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए नवंबर 2016 में नरेंद्र बत्रा को फुटबॉल इंटरनेशनल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था। इनका कार्यकाल इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि सालाना कांग्रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। FIH कार्यकारी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक ने 8 मई 2020 को कांग्रेस स्थगित करने का फैसला लिया था। दुनिया भर में कोविड-19 की महामारी के कारण कांग्रेस स्थगित करने का फैसला, जो FIH कानून की धारा 12.1 के अंतर्गत आता है। इस फैसले से सभी FIH के सभी अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक समाप्त होना था, जिसे मई में होने वाली कांग्रेस तक बढ़ा दिया गया है। इसी आधार पर इन पदों को आगामी कार्यकाल को कम, मतलब कि 2021 के मध्य से 2024 तक कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि यह 11 मई अर्थात कल ही मनाया गया है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। देखिए दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 1998 में इसी दिन 11 मई को ही भारत ने परमाणु सफल परीक्षण किया था। इसकी वजह से 11 मई को यह दिन मनाया जाता है। तो थोड़ा इसको और समझते हैं। दोस्तों 11 मई के दिन पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति प्रथम परमाणु मिसाइलों के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। इस परीक्षण को पोखरण सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जिसे 1974 में परीक्षण किया गया था। इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था। इन परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और जापान सहित कई बड़े देशों में इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस सफल परीक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गया था। परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मैं और इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जब ये 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थी। उनके ही दिशा निर्देश में इसका परीक्षण किया गया था। देखिए दोस्तों, इस पे एक फिल्म भी बनी है परमाणु, जॉन अब्राहम की बहुत अच्छी फिल्म है। आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया, वह इनमें से क्या थे। ठीक है दोस्तों, तो हरिशंकर वासुदेवन जी जो थे वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिनका निधन अभी हाल ही में 10 मई को कोरोना की वजह से हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसको और समझते हैं। वासुदेवन को रूस और मध्य एशिया विषय के इतिहासकारों के अग्रणी नामों में माना जाता है। रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था।
वह संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं संस्थाओं में औपचारिक सलाहकार भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इतिहासकार का निधन 10 मई को हो गया कोविड-19 की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगी के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। एक बात कि आप लोगों को इसका PDF हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आप लोगों को अगर सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए सामने मैं लाता रहूँगा, जिससे आप लोग एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही एक बात और बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, व्हील ऑफ GS। ठीक है दोस्तों, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके हमारा पेज और यूट्यूब चैनल दोनों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रह के पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।